डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो इसके बारे में इसकी डेफिनेशन बताता हूं और डेफिनेशन बताते ही आप लोगों को बिल्कुल समझ में आने वाला है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन बड़ी आसान है, पहले मैं इंग्लिश में लिख देता हूं क्योंकि आपको काम आने वाली है, बाद में हिंदी बता दूंगा। द ऑब्जेक्ट with whom something is done is called direct object। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा आप लोगों को। कहने का मतलब है हिंदी में बिल्कुल साफ अक्षरों में सुनो कि ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहते हैं। तो कर्म तो बोला नहीं जाएगा, ऑब्जेक्ट जिसके साथ कुछ किया जाता है वो आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और इसकी एक और पहचान होती है, यह हमेशा नॉन लिविंग थिंग होता है। नॉन लिविंग थिंग होता है, यानी ये हमेशा क्या होता है, निर्जीव वस्तु होती है ना, वही आपके पास क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा, लेकिन पहले मैं एक बार इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और बता देता हूं, क्योंकि वो भी तो बताना है ना। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, अब मैं इसकी भी डेफिनेशन बता देता हूं। द ऑब्जेक्ट whom something is given is called indirect ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपके पास, ये प्रीपोजिशन आपको ध्यान में रखनी है। ऑब्जेक्ट जिसको कुछ दिया जाता है, वो दिया जाने का मतलब है उसको पढ़ाया जाता है, उसको रुलाया जाता है, उसको सजा दी जाती है, कुछ भी किया जा सकता है उसके साथ, वो होता है। अब इसके बारे में एक और बता देता हूं, यह हमेशा लिविंग नाउन होता है। लिविंग नाउन होता है क्योंकि जो कुछ मिलेगा वो सजीव संज्ञा को तो मिलेगा ना, निर्जीव को थोड़ी मिलेगा। कुछ किया जाता है वो नॉन लिविंग थिंग के साथ किया जाता है, कुछ मिल रहा है वो लिविंग नाउन को मिलता है। अब बात करते हैं इन दोनों की, क्योंकि दोनों एग्जांपल एक एग्जांपल में समझाने पड़ेंगे मुझे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक ही वाक्य में आते हैं, किस के कारण? अपने बात करी थी ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में, और जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है वो दो प्रकार की होती है, वो मैं बाद में डिटेल से बताऊंगा, मोनो ट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव। तो जो डाई ट्रांजिटिव होती है वो अपने तीन प्रकार की होती है, मोनो ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव और कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव, वो बाद में बात करेंगे, तो उसके बारे में नहीं सोचना है। अब जो डाई ट्रांजिटिव होती है वो दोनों ऑब्जेक्ट लेती है। कैसे? जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं यहां पे, आई टीच यू इंग्लिश, एक सिंपल सा एग्जांपल लिखा है मैंने। अब ये एग्जांपल है, मैं पढ़ाता हूं। किसको पढ़ाता हूं? तुमको पढ़ाता हूं। तो इसको मतलब आपको कुछ मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, पढ़ाई मिल रही है। क्या पढ़ाता हूं? वो मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। तो जो मेरी वर्ब है वो किसको प्रभावित कर रही है? वो इंग्लिश को प्रभावित कर रही है। अब ये इंग्लिश को प्रभावित कर रही है तो इसका मतलब ये आपके पास क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ये जो एलिमेंट ऑफ द सेंटेंस पढ़ेंगे तभी समझाऊंगा। इसको कुछ मिल रहा है तो ये हो गया आपके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाता है। अब इसके पैसिव वॉइस की बात करें तो इसका जो पैसिव वॉइस है आप दो तरीके से बना सकते हैं, वो मैं आगे एग्जांपल में समझाऊंगा, अभी इसमें टाइम नहीं लेते हैं क्योंकि बाद में अपने पास वो जो बाकी ऑब्जेक्ट है वो बच गए। बात करते हैं अपने पास कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा, रिटेन्ड ऑब्जेक्ट। अब वो भी इसमें अपने पास क्या होता है, इसी पे डिपेंड करता है। इसमें बताऊंगा मैं, इसमें बताऊंगा। तो पहले मैं एक बार इसका पैसिव वॉइस बना देता हूं यहाँ पे, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। इसका बनाएंगे तो जैसे यू आर टॉट इंग्लिश बाय मी। ये एग्जांपल देना जरूरी था, क्यों? क्योंकि मैं जो लैंग्वेज बता रहा हूं रिटेन्ड ऑब्जेक्ट की वो बताता हूं। द रिमेनिंग ऑब्जेक्ट आफ्टर पैसिवाइजेशन
इज कॉल्ड रिटेन्ड ऑब्जेक्ट। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि रिटेन्ड ऑब्जेक्ट, अब इस पे क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों आ सकता है? क्योंकि अब मैंने बताया ना कि द रिमेनिंग ऑब्जेक्ट आफ्टर पैसिवाइजेशन इज कॉल्ड रिटेन्ड ऑब्जेक्ट। यानी कहने का मतलब है एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलने के बाद में, यानी डबल ऑब्जेक्ट वाले में पैसिव वॉइस में बदलने के बाद में, तो ये रहा पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट यही तो था, तो ये ऑब्जेक्ट है, मैंने सब्जेक्ट बना दिया। इसके बाद जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट होता है, ये रहा बचा हुआ ऑब्जेक्ट, ये आपके पास क्या होता है? रिटेन्ड ऑब्जेक्ट होता है। तो मेरे हिसाब से अब रिटेन्ड ऑब्जेक्ट के बारे में आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, तो बहुत ही आसान है। और ये बड़ा भी जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल जिसको अपन कहते हैं वो भी है। बात करते हैं अपने पास कॉग्निटिव की, कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट। अब कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट क्या होता है इसके बारे में मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये आप लोग कहोगे सर कहाँ से ला रहे हो ऑब्जेक्ट इतने प्रकार के, तो ये सारे ऑब्जेक्ट है, बड़े इंपॉर्टेंट है। ये दोनों तो आप लोगों ने बहुत ही पढ़े हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो जैसे रिटेन्ड नहीं सुना होगा बच्चों ने, कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट क्या होता है वो बताते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद इसकी परिभाषा लिखता हूँ। जब अपने पास क्या, ये मैंने बताया था इंट्रांजिटिव वर्ब है, मैं बात करता हूँ इंट्रांजिटिव वर्ब की। जब इंट्रांजिटिव वर्ब कोई ऑब्जेक्ट लेती है तो उस ऑब्जेक्ट को आप क्या कहते हैं? कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब आप कहोगे सर इंट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया के बाद जो ऑब्जेक्ट ही नहीं आता है, मैं बताता हूँ एग्जांपल, देखो कैसे। तो पहले इसकी डेफिनेशन, व्हेन एन intransitive verb takes an object is that object, मैं लिख देता हूं, then it यानी वो ऑब्जेक्ट, then it is called cognitive ऑब्जेक्ट। अब कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट हो गया अपने पास। अब इसका एक एग्जांपल बताता हूं कि इंट्रांजिटिव वर्ब कैसे एक ऑब्जेक्ट ले सकती है, उसका पैसिव वॉइस भी बना सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी भारी बात नहीं है कि ट्रांजिटिव वर्ब भी है। मैं बात कर रहा हूं कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट की, कैसे, यानी उसमें वो वर्ब ही काम आएगी। जैसे ही सी लाफ्ड एट हार्टी लाफ, यानी कहने का मतलब कुछ समझ में आया आप लोगों के? देखो सी लाफ्ड, वह हंसी। अब इस वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या लिया इसने? ए हार्टी लाफ, एक बहुत ही दिल से हंसी वो। तो यहाँ पे ये तो आपके पास क्या है? वर्ब है, और ये आपके पास क्या होता है? कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट कहलाता है। यानी कहने का मतलब है जब एक इंट्रांजिटिव वर्ब अपने पास क्या होती है? एक ऑब्जेक्ट लेती है, वो ऑब्जेक्ट आपके पास कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट कहलाता है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएं, ही सी लाफ्ड ए हार्टी लाफ, तो इसका हो जाएगा ए हार्टी लाफ वाज लाफ्ड बाय हर, और वाक्य हो जाता है कंप्लीट। इस तरीके से जब कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट आता है तब आप इस तरीके से पैसिव वॉइस वो बना सकते हो। इसके नियम हम सारे बताने वाला हूं, फिलहाल मैं अपनी बात कर रहा हूं कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट क्या होता है इस बारे में। अब बात करते हैं इसके आगे की बात करें तो अपने एक और रह गया ना, बात करते हैं आगे की। अब आगे की बात करें तो आपके पास नंबर 5 पे रह गया कौन सा? रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट। अब ये रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, इसके बारे में मैं बता देता हूं आप लोगों को। मैंने जो सारणी बता रखी है पर्सनल प्रोनाउन की, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की क्लास में, उसमें जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है वही अपने पास क्या होता है? रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट होता है। अब इसके बारे में एक बात और बता देता हूं, इट कांट बी यूज्ड इन पैसिव वॉइस, यानी कहने का मतलब है इसके द्वारा पैसिव वॉइस वाक्य नहीं बनाया जा सकता है। ध्यान में रह जाए कि मुझे पता है आप लोगों के कि इसके द्वारा यानी रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट का प्रयोग, इसका प्रयोग पैसिव वॉइस में
पैसिव वॉइस में नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। अब आप ये मत समझ लेना कि पैसिव वॉइस के वाक्य में नहीं आएगा, आ सकता है, लेकिन बात ये है कि आपके पास पैसिव वॉइस के वाक्य का सब्जेक्ट नहीं बना सकते इसको, क्योंकि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, वो सारी मैं अभी बताने वाला हूँ। अब ये तो हो गया आपके पास पांचों ऑब्जेक्ट जो मैंने बताए।